Good afternoon, everyone. Today we will start next chapter, that is seventh chapter, Education and the British Rule. इंडिया के अंदर ब्रिटिश टाइम पीरियड पर जो एजुकेशन सिस्टम था उसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। पहले जो इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम था, किस तरह से उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चेंजेस किए, रिफॉर्मेशन किए, वही सब चीज़ें हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं। ओके, बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, एजुकेशन इन इंडिया was largely religious and traditional in nature. ओके, देखिए बेटा, ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया के अंदर जो एजुकेशन थी वो रिलीजियस और ट्रेडिशनल बेस थी। रिलीजियस मतलब धर्म के आधार पर, ट्रेडिशनल मतलब जो पुराना एक पारंपरिक तरीका था। ठीक है, इस तरह से जैसे आज स्कूल हैं, इस तरह के स्कूल ना होकर एक ओपन प्लेस में या गुरुकुल टाइप या पाठशालाएं होती थी जिसमें अपने रिलीजियस के बेसिस पर और अपने ट्रेडिशन कल्चर से रिलेटेड एजुकेशन या टीचिंग की जाती थी। ठीक है, बट आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट एंड स्टैब्लिशिंग कंट्रोल ओवर रेवेन्यू, लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपना कंट्रोल कर लिया, रेवेन्यू का मतलब जो लैंड से लिया जाने वाला जो भी टैक्स था वो सब कुछ उन्होंने खुद अपने अंडर कंट्रोल कर लिया, तो सारा इकोनॉमिकली जो स्ट्रॉन्ग है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट बन चुकी थी। तो पूरा रूल जो है धीरे धीरे आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में थी, लेकिन रेवेन्यू का राइट मिलने के बाद धीरे धीरे उन्होंने पूरे रेवेन्यू सिस्टम पर खुद का कंट्रोल कर लिया। तो अर्निंग सोर्स जो है इन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। तो धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसने हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी चेंज कर दिया। द ब्रिटिश फेल्ट दैट दे हैड टू चेंज इट टू फुलफिल देयर कल्चरल मिशन, क्योंकि ब्रिटिश को ऐसा फील हुआ कि इंडिया का जो कल्चरल मिशन है उसको चेंज कर देना चाहिए ताकि इंडियंस अपने इन ट्रेडिशनली एजुकेशन सिस्टम को छोड़कर वेस्टर्नाइज हो जाएं। वेस्टर्नाइज हो जाएंगे तो वो वेस्टर्न गुड्स की डिमांड करेंगे, वेस्टर्न जो कल्चर है, वेस्टर्न जो आइडियाज़ हैं उन सभी को वो फॉलो करेंगे। तो ज़्यादा ईज़िली उनके ऊपर रूल्ड करना और भी ज़्यादा मतलब पूरी तरह से पूरा कंट्रोल जो है ब्रिटिश के हाथों में आ जाएगा। इसीलिए ये सब चाहते थे कि ब्रिटिश यानी वेस्टर्न एजुकेशन से ही यहाँ के लोगों को के माइंड को सेट कर दिया जाए। अब देखते हैं आगे। Before the arrival of the British, India followed a very flexible education system. ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत ही फ्लैक्सीबल था। फ्लैक्सीबल का मतलब जिसमें जल्द से जल्द चेंज किया जा सकता है। मीन्स जैसे कोई पर्टिकुलर क्लासेस नहीं होती थी, कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता था, कोई पर्टिकुलर डेली रेगुलर में अटेंडेंस नहीं होती थी। ठीक है, अपनी सुविधा को देखते हुए हॉलीडेज़ कर दी जाती थी। तो एक पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम नहीं था, फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम था। एवरी विलेज एंड टाउन इन इंडिया हैड अ स्कूल, हर विलेज और टाउन के अंदर एक स्कूल होता था। देयर वर पाठशाला फॉर द हिंदू एंड मकताब्स फॉर द मुस्लिम इन विच रिलीजियस एजुकेशन वाज इम्पार्टेड। पाठशालाएँ जो है वो हिंदुओं के लिए होती थी, ठीक है, और मकताब मतलब मदरसा जो मुस्लिम्स के लिए होती थी। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम्स मतलब पाठशाला जो होती थी यहाँ पर हिंदुओं से रिलेटेड और मदरसा या मकताब जो होते थे वहाँ पर मुस्लिम रिलीजन से रिलेटेड एजुकेशन दी जाती थी। द सेंटर्स ऑफ हायर एजुकेशन वर मोस्टली लोकेटेड इन डेवलप्ड सिटी। जो हायर एजुकेशन सेंटर थे वो बड़े बड़े शहरों में ही होते थे,
एंड वर फ्यूअर इन नंबर, और वो भी कम संख्या में. द स्टूडेंट्स कमिंग टू दीज सेंटर्स वर मोस्टली फ्रॉम द अपर क्लास. हायर एजुकेशन गेट करने के लिए जो भी बड़े बड़े सेंटर्स पर जाते थे या शहरों में जाते थे वो ज़्यादातर अपर क्लास से होते थे. ठीक है. देयर वॉज नो सिस्टमेटिक मैथड ऑफ टीचिंग. अब इंडिया के अंदर जो पुराना टाइम पीरियड देखें तो उसमें कोई सिस्टमेटिक टीचिंग का मेथड नहीं होता था. द टीचर वॉज फ्री टू डिवाइज हिज ऑन वे ऑफ टीचिंग एंड असेसिंग द स्टूडेंट्स. टीचर अपने वे से फ्री था, जिस भी तरीके से वो अपने तरीके से जिस तरह वो सिखाना चाहे उसी तरह से स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को सिखा सकते थे. द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी वॉज नॉट प्रोमोटेड. कोई इंक्वायरी करने का, उनसे पूछताछ करने वाला कोई सिस्टम नहीं था. द स्टूडेंट्स वर नॉट अवेयर ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड. और स्टूडेंट्स जो होते थे उन्हें अपने वर्ल्ड में क्या चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं, किन चीज़ों का विकास हो रहा है, कौन सी चीज़ें उनके आसपास घटनाएं घट रही हैं, उन चीज़ों की अवेयरनेस बहुत कम होती थी, ना के बराबर. इवन इन साइंटिफिक स्टडी, और यहाँ तक कि जो साइंटिफिक प्रैक्टिकली जो स्टडीज़ थी वो चीज़ें भी नहीं थी. सो दे वर नॉट फैमिलियर विद न्यू आइडिया एंड मॉडर्न थिंग्स. इसीलिए वो नए आइडिया और मॉडर्न थिंग्स से फैमिलियर, परिचित नहीं थे. द स्टूडेंट्स वर टॉट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज. ठीक है. जो बच्चे थे उन्हें, विद्यार्थियों को ट्रेडिशनली नॉलेज, जो एक पारंपरिक ज्ञान था, वही दिया जाता था. बिगनिंग, नेक्स्ट आता है बिगनिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन. इन द बिगनिंग ऑफ देयर रूल द ब्रिटिश डिड नॉट फील द नीड टू चेंज द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंडिया. स्टार्टिंग में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ रूल कर रही थी तो उन्हें कोई चेंजेस करने की, एजुकेशन सिस्टम के अंदर, इंडिया के अंदर कोई चेंज करने की नीड उन्हें फील नहीं हुई. लेकिन धीरे धीरे क्रिश्चियन मिशनरीज आए. क्रिश्चियन मिशनरीज वर द फर्स्ट टू कम फॉरवर्ड एंड स्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अटैच टू देयर चर्च इन इंडिया. क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वो पहले ऐसे पर्सन थे, कम्युनिटी थी, जिन्होंने इंडिया के अंदर आकर चर्च के साथ अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन किए और इनके थ्रू लोगों को टीच करना स्टार्ट किया. इनिशियली आरंभ में तो क्या हुआ, सच स्कूल्स वर सेटअप इन मेनली इन मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता. स्टार्टिंग में 3 प्लेस पर थे, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता. एंड देयर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज इंग्लिश. और इनकी एजुकेशन देने का, इंस्ट्रक्शन देने का जो माध्यम था वो कौन सी लैंग्वेज थी, इंग्लिश थी. द बैप्टिस्ट मिशनरी विलियम कैरे केम टू इंडिया इन द ईयर 1793. बैप्टिस्ट जो मिशनरी विलियम कैरे थे वो 1793 में इंडिया में आए. ही अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स स्टैब्लिश बैप्टिस्ट मिशन इन सरमापोर इन 1800. By their enthusiasm, any primary schools came up in nearby places. तो 1793 में ये आए तो इन्होंने अपने मिशन को यहाँ पर स्टैब्लिश किया इंडिया में, और सरमापुर में 1800 में इन्होंने पूरे जोश के साथ एक आधे जो प्राइमरी स्कूल थे वो नियर बाय प्लेसेस पर ओपन किए. उसके बाद 1813 में एक चार्टर एक्ट आया. अ हम्बल बिगनिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन वाज मेड बाय द ब्रिटिश विद द चार्टर एक्ट ऑफ 1813. ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उनके थ्रू जो एक शुरुआती एजुकेशन सिस्टम के अंदर चेंजेस करने की एक शुरुआत जो की गई वो थी 1813 में एक चार्टर एक्ट के थ्रू. इट प्रोवाइडेड फॉर अ सम ऑफ ₹1 लाख टू बी स्पेंट एनुअली ऑन द एजुकेशन इन इंडिया. इस एजुकेशन के अंदर जो एक इन्होंने स्टार्टिंग की थी उसमें स्टार्टिंग में तो इस चार्टर एक्ट के थ्रू क्या था कि इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर 1 लाख रुपये इन्होंने खर्च करने की सोची. बट दिस स्मॉल सम रिमेन्ड अनयूटिलाइज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. लेकिन ये छोटा सा जो अमाउंट था 1 लाख रुपीज़ का, ये ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड तक यूटिलाइज्ड नहीं रह सका, मतलब यूज़फुल, फ्रूटफुल नहीं हो सका. क्यों? क्योंकि इसके कुछ कारण थे. वो because it could not be decided whether to import Oriental education or English education. क्यों? क्योंकि जब तक इन्होंने
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया था कि जो एजुकेशन है वो ओरिएंटल होनी चाहिए या इंग्लिशिस्ट एजुकेशन होनी चाहिए। ओरिएंटल का मतलब जो पुराना प्राचीन एंशंट मेथड है इंडिया का, वही, ठीक है, वही मेथड एजुकेशन का। इंग्लिशिस्ट मतलब जो इंग्लिश का मतलब यूरोपियन एजुकेशन मेथड है, जो जो वेस्टर्न एजुकेशन का मेथड है वो। ओके, फाइनली लॉर्ड मैकॉले रिकमेंडेशंस वर एक्सेप्टेड टू स्टार्ट इंग्लिश एजुकेशन। और अंत में क्या हुआ कि जो लॉर्ड मैकॉले हैं उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट करने के लिए इंडिया में रिकमेंड किया, सुझाव दिया, एज इट वाज कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर टू ओरिएंटल एजुकेशन। क्यों? क्योंकि लॉर्ड मैकॉले ने ओरिएंटल एजुकेशन से ज़्यादा सुपीरियर, ज़्यादा अच्छा इंग्लिश एजुकेशन को, और यूरोपियन इंग्लिश एजुकेशन बोल दें, वेस्टर्न एजुकेशन बोल दें या यूरोपियन एजुकेशन बोल दें, बात एक ही है, ठीक है। ओरिएंटल इंडिया से रिलेटेड है, पुराने मेथड से, इंडिया के मेथड से। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, लॉर्ड मैकॉले जो थे उन्होंने 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो है लॉन्च किया, स्टार्ट किया। द गवर्नमेंट डिसाइड टू स्पेंड द अलॉटेड मनी ऑन प्रमोटिंग वेस्टर्न एजुकेशन थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश। अब इस टाइम पीरियड पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो भी मनी एजुकेशन के लिए अलॉट की गई है उसे वेस्टर्न एजुकेशन स्टार्ट करके उसके थ्रू यहाँ पर इंडिया में स्टार्ट किया जाएगा, और जो इंस्ट्रक्शंस देने का मीडियम होगा, जो भी एजुकेशन का मीडियम होगा वो इंग्लिश होगी। दे डिसाइडेड टू टीच यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस। इन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इंडिया के अंदर जो यूरोपियन लिटरेचर है और साइंस है, इनकी एजुकेशन जो है यहाँ के लोगों को दी जाएगी, यहाँ के विद्यार्थियों को दी जाएगी। मैकॉले presented a proposal of advancement of English education in 1835. This was known as Macaulay Minutes. मैकॉले ने जो इंग्लिश एजुकेशन को एडवांस करने के लिए, मतलब यहाँ इंग्लिश एजुकेशन को स्टार्ट करने के लिए जो प्रपोजल प्रेजेंट किया 1835 में, उसे मैकॉले मिनट भी कॉल किया गया। ओके, अब मैकॉले मिनट में क्या चीज़ थी, क्यों किया गया? ही एक्सपेक्टेड हिज स्ट्रॉन्ग ओपिनियन इन फेवर। क्यों? क्योंकि मैकॉले जो है उन्होंने इसके थ्रू अपने ओपिनियन को इंग्लिश एजुकेशन के फेवर में यहाँ प्रेजेंट किया। एज ही थॉट दैट ओरिएंटल कल्चर वाज डिफेक्टिव, अनहोली एंड करप्टेड। क्यों ये एक्सप्रेस करना चाहते थे, मतलब क्यों ये इंग्लिश एजुकेशन के फेवर में थे मैकॉले? क्योंकि ये ओरिएंटल का मतलब जो इंडियन कल्चर था, ठीक है, और वो इंडियन कल्चर को, ओरिएंटल कल्चर को डिफेक्टिव मानते थे, उसमें कमियां बताते थे, उसे अपवित्र मानते थे, उसे भ्रष्ट मानते थे, ठीक है, उसे वो सही नहीं मानते थे। नेक्स्ट, ही थॉट दैट it would be better to give proper teaching to a small number of upper and middle class students. उन्होंने सोचा कि एक स्मॉल नंबर, मतलब अपर और मिडल क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, स्टार्टिंग उनसे करनी चाहिए, मतलब उन्हें प्रॉपर टीच करना चाहिए अपर और मिडल क्लास के स्टूडेंट्स को, एज अ लॉ ऑफ इनफिल्ट्रेशन लॉ के अकॉर्डिंग। मतलब अगर हम इन्हें टीच कर देंगे, एक बार इनके साथ मिलकर इनके अंदर वो चीज़ घुसा देंगे वेस्टर्न एजुकेशन, तो धीरे धीरे वो बड़े स्केल से, मतलब बड़े लोगों से छोटे लोगों के सोसाइटी में अपने आप घुस जाएगी, अपने आप चली जाएगी। मतलब इन अपर और मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स को अगर हम वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू टीच कर देंगे, सिखा देंगे उनको, तो उनसे जो ये ज्ञान है धीरे धीरे इस निचले जो संख्या है उन तक अपने आप पहुंच जाएगी, उनका ये मानना था, ठीक है। इसे ही लॉ ऑफ इनफिल्ट्रेशन कॉल किया गया कि बड़े इन अपर और मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स को अगर सिखा देंगे तो यहाँ से जो ज्ञान है धीरे धीरे अपने आप इन लोअर क्लास तक पहुँच जाएगा।
दिस लॉ वाज नोन एज इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। इस लॉ को इनफिल्ट्रेशन थ्योरी कॉल किया गया कि एक बार इनको सिखाने के बाद इजी हो जाएगा छोटे लेवल के लोगों तक पहुंचाने के लिए। ये जो नॉलेज ज्ञान है उन तक पहुंचाना इजी हो जाएगा अगर एक बार अपर और मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स को सिखा दिया गया। नेक्स्ट, ही ओपन दैट अ शेल्फ ऑफ यूरोपियन लाइब्रेरी वाज इक्वल टू द होल लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरब। इन्होंने ये भी कहा कि जो भी यूरोपियन लाइब्रेरी है उसके एक शेल्फ के बराबर है इंडिया और अरब का जो भी लिटरेचर है, सारा लिटरेचर, सारा नॉलेज ज्ञान वो यूरोपियन लाइब्रेरी के एक शेल्फ के अकॉर्डिंग है, बस उसके समान ही है। मीन्स बहुत इसने यूरोपियन लाइब्रेरी के सामने, मतलब यूरोपियन नॉलेज के सामने इंडियन लिटरेचर और नॉलेज को बहुत कम प्रूव किया कि बहुत कम है यूरोपियन नॉलेज के सामने। Practically, this opinion was the result of his complete ignorance and blind nationalism. Practically देखा जाए तो उनका जो ये ओपिनियन था उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि इन्होंने इंडियन कल्चर और इंडियन लिटरेचर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और नेशनलिज्म, एक राष्ट्र की जो धरोहर होती है, राष्ट्र की जो एक हेरिटेज होती है, उसका कल्चर, उसका जो लिटरेचर, उन सभी को अनदेखा कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट, ही वांटेड टू क्रिएट अ गुड नंबर ऑफ ब्लैक यूरोपियंस हु वुड सपोर्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये चाहते थे कि जो अगर हम यूरोपियंस को, मतलब इंडिया के अंदर रहने वाले जो भी पीपल हैं, अगर हम उन्हें यूरोपियन वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड कर देंगे तो इससे क्या होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलेगा। ठीक है। द गवर्नमेंट अप्रूव द मैकॉले प्रपोजल। इसीलिए गवर्नमेंट जो है मैकॉले के इस प्रपोजल को अप्रूव कर देती है। एंड आफ्टर दैट द एजुकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड साइंस स्टार्टेड स्प्रेडिंग वेरी क्विकली। और गवर्नमेंट के अप्रूव करने के बाद मैकॉले का ये प्रपोजल जो है जल्दी ही इस एजुकेशन सिस्टम में ग्रोथ करने लगा। अब जो सिस्टम था एजुकेशन का वो इंग्लिश लैंग्वेज हो गया और साइंस, इंग्लिश और साइंस की अकॉर्डिंग लोगों को, यहाँ विद्यार्थियों को टीच किया गया। इट वाज इन द सेम ईयर, सेम इसी ईयर 1835 में कैलकाटा मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ एंड एल्फिंस्टोन कॉलेज जो है वो बॉम्बे में स्टैब्लिश हुआ। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड ऑकलैंड जिन्होंने 1836 से 1842 में मतलब रूल किया, उन्होंने, उनकी जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने मनी को सैंक्शन किया प्रोपगेटिंग एंग्लिसाइज एजुकेशन। मतलब इन्होंने जो वेस्टर्न एजुकेशन थी, इंग्लिश एजुकेशन, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको स्प्रेड करने के लिए मनी भी अलॉट की। ठीक है। नेक्स्ट आता है वुड डिस्पैच। डिस्पैच मतलब होता है बेटा कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट। तो जो वुड थे, चार्ल्स वुड, उन्होंने इस रिपोर्ट को इंट्रोड्यूस किया, प्रपोज्ड किया, इसीलिए इस रिपोर्ट का नेम वुड डिस्पैच पड़ गया और ये 1854 में इंट्रोड्यूस की गई। इन 1842 द पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी वाज रिजेक्टेड एंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज फॉर्म। 1842 में पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी जो थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया और उसके प्लेस पर एक एजुकेशन की नई काउंसिल बना दी गई। फ्यू इंडियन मेंबर्स वर टेकन इन दिस काउंसिल। कुछ इंडियन मेंबर्स भी इस काउंसिल में थे। नेक्स्ट आता है फ्यू इंडियन मेंबर्स वर टेकन इन दिस काउंसिल। कुछ इंडियन भी इस काउंसिल के मेंबर थे। ठीक है। चार्ल्स वुड रिकमेंडेशन, चार्ल्स वुड जो थे उन्होंने रिकमेंड किया इन द क्वेश्चंस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ हायर एजुकेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने कहा
कि हायर एजुकेशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। वुड जो थे बोर्ड इस एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन थे। हिज प्रपोजल अबाउट एजुकेशन वाज नॉन एज वुड्स डिस्पैच। इसीलिए इनके थ्रू जो ये एजुकेशन स्टार्ट की गई इसे वुड डिस्पैच कॉल किया गया। ही गेव इंस्ट्रक्शंस टू रेगुलराइज द एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम प्राइमरी स्टेज टू यूनिवर्सिटी लेवल। इन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दी, इनका कहने का मतलब था कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्राइमरी स्टेज से ही स्टार्ट करके यूनिवर्सिटी लेवल तक वेस्टर्नाइज एजुकेशन का हो। ही ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड टू एजुकेट पीपल इन बोथ इंग्लिश एंड वर्नाकुलर। इन्होंने ये भी इंस्ट्रक्शन दी कि जो पीपल्स मतलब विद्यार्थी, उन्हें इंग्लिश और वर्नाकुलर होता है लोकल लैंग्वेज में, ठीक है, जो भी पर्सन जहाँ का रहने वाला है उस लैंग्वेज के साथ साथ उसे इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों ही लैंग्वेजेस में इंस्ट्रक्शन या एजुकेट किया जाए। बाय हिज रिकमेंडेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट वाज स्टैब्लिश। इस रिकमेंडेशन, इस सुझाव के साथ जो है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट स्थापित कर दिया गया। इन 1854 मास एजुकेशन इन इंडिया स्टार्टेड विद चार्ल्स वुड डिस्पैच। 1854 में चार्ल्स वुड जो थे उनके डिस्पैच के साथ ही एजुकेशन सिस्टम को इसी मेथड से इंडिया में स्टार्ट कर दिया गया। इट वाज एन एजुकेशनल डिस्पैच थ्रू विच अ नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर ओपन। और इस एजुकेशनल डिस्पैच के थ्रू इंडिया के अंदर प्राइमरी स्कूल्स और कॉलेजेस को ओपन किया गया। द डिस्पैच लुक डाउन ऑन द इंडियन वे ऑफ लर्निंग एंड एम्फेसाइज द वैल्यू ऑफ वेस्टर्न लर्निंग। इस डिस्पैच ने क्या किया, इंडियन जो वे था लर्निंग का उसे पूरी तरह से डाउन कर दिया और जो वेस्टर्न लर्निंग था उसके वैल्यूज़ को फोकस किया, स्ट्रेस किया, ठीक है, मतलब बढ़ावा किसको दिया, वेस्टर्न एजुकेशन को। इट आउटलाइन मैनी बेनिफिट ऑफ सच एन एजुकेशन। वुड डिस्पैच का, चार्ल्स वुड का मानना था कि वेस्टर्न एजुकेशन के बेनिफिट हैं, इसीलिए वेस्टर्न एजुकेशन ही देनी चाहिए। तो क्या बेनिफिट थे? फर्स्ट, वेस्टर्न लर्निंग वुड एनेबल इंडियंस टू अंडरस्टैंड द एक्सपैंडिंग ट्रेड एंड कॉमर्स। इनका मानना था कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है इंडियंस को उनके ट्रेड में हेल्प करेगी, ट्रेड को एक्सपेंड करने में, और उनका जो कॉमर्स है मतलब उनके ट्रेड, व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में उन्हें हेल्प करेगी। इट वुड ओपन अप इंडियंस टू द वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अ डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स इन इंडिया। इंडियंस जो हैं वो अपनी वेस्टर्न एजुकेशन के बाद वेस्टर्नाइज हो जाएंगे, वो अपनी लाइफ को वेस्टर्न वे से स्पेंड करेंगे, और वेस्टर्न वे से जब वो स्पेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हीं के लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए उन ब्रिटिश गुड्स की ही डिमांड करेंगे, जिससे इंडिया के अंदर ब्रिटिश गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। ओके, इट वुड डेवलप द required skills in Indians and ensure a continuous supply of manpower to work at the lower level of government। साथ में इनका मानना था कि इंडियंस को जब वेस्टर्नाइज एजुकेशन दी जाएगी तो इनका जो स्किल होगा वो उनकी रिक्वायर्ड के, उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग डेवलप होगा, जिससे उन्हें अपनी गवर्नमेंट के अंदर लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट वो अपॉइंट करेंगे, इससे उन्हें उन्हीं के अकॉर्डिंग तैयार की हुई एक मतलब जो पर्सन हैं, इनको ऑफिशियल्स हैं, इनके अकॉर्डिंग ही तैयार किए हुए मिल जाएंगे जो कि उनकी हेल्प करेंगे। द लॉयल्टी ऑफ द इंडियंस वुड ऑल्सो इंक्रीज एज दे वुड बी डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश फॉर देयर ब्रेड एंड बटर एंड दिस वे द ब्रिटिश रूल में कंटिन्यू फ्रीली। देखिए, जब वो वेस्टर्नाइज हो जाएंगे तो इंडियंस की डिपेंडेंस जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट पर बढ़ जाएगी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट पर वो अपनी रोजी रोटी तक के लिए डिपेंड हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो इंडियंस ब्रिटिश के लिए लॉयल भी रहेंगे, ठीक है, उनके अगेंस्ट जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो इससे ब्रिटिश रूल करना आसान हो जाएगा और फ्रीली माइंड वो यहाँ पर कंटिन्यू कर सकेंगे अपने रूल को, ठीक है। The comprehensive scheme set forth in promoting education in India by the Woods Dispatch include the following points। जो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम थी, मतलब कंटिन्यू जो एक स्कीम योजना यहाँ वर्क कर रही थी, फोर्थ इन मीन्स अहेड, ये भी
इंडिया के अंदर प्रमोट कर रही थी वुड डिस्पैच की जो भी पॉइंट्स थे। ओके, अ प्रोविज़न वाज मेड टू स्प्रेड एजुकेशन। अब वुड डिस्पैच के अंदर कौन से पॉइंट्स थे? ये जो वुड डिस्पैच था इसमें वो प्रोविज़न था कि स्प्रेड एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया जाए प्राइमरी लेवल से यूनिवर्सिटी लेवल तक।